Hello everyone. So today we are going to study a very important topic. It is Coulomb's law in vector form. Coulomb's law देखिए हम पढ़ चुके हैं. इनफैक्ट हमने जो पहले Coulomb's law पढ़ा है वो क्या है, Coulomb's law की स्केलर फॉर्म पढ़ी है. और Coulomb's law की जो स्केलर फॉर्म है वो क्या बोलती है कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 दे आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस r, तो उनके बीच में लगने वाला जो कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्केयर. के की वैल्यू क्या होती है वैक्यूम के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्केयर. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ओके के यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के अंदर होती है. अब देखिए उसी कूलम्स लॉ की हम वेक्टर फॉर्म में वैल्यू पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को स्टडी करेंगे. देखिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा कंसेप्चुअल है. कंसेप्चुअल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेक्टर के कंसेप्ट इसमें लगते हैं और इसलिए इसे ध्यान से देखिए. देखिए दो चार्जेस हैं यहाँ पर रखे हुए Q1 और Q2. इनके पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं. Q1 जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी बॉडी की पोजीशन के बारे में जानकारी देता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, किस डायरेक्शन पे रखा हुआ है. तो ये जो R1 वेक्टर है ये एक तरह से ओरिजिन है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का. अब ओरिजिन से हमने इस चार्ज की ओर एक वेक्टर ड्रा किया R1 वेक्टर विच इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1. इसी तरह से ये Q2 चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R2. ओके अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं तो इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. हम देख रहे हैं F12 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2. Q1 चार्ज के ऊपर Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन यहाँ दिखाई गई है, वो इधर है F12 वेक्टर, क्योंकि ये चार्ज इसको पुश करेगा, अपने से दूर धकेलेगा, तो ये F12 वेक्टर इधर. सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 ये किधर है, इधर है, F21 वेक्टर इधर. ओके अब देखिए ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हमने दिखाए हैं. कौन कौन से यूनिट वेक्टर्स हैं, इधर यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में हमारा F12 वेक्टर है उस डायरेक्शन में हमने R21 यूनिट वेक्टर दिखाया. R21 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इट इज ए यूनिट वेक्टर विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1. ध्यान से समझिए, R21 जो यूनिट वेक्टर है ये किधर पॉइंट आउट हो रहा है, Q2 से Q1 की ओर. और R12 जो यूनिट वेक्टर है वो किधर पॉइंट हो रहा है, Q1 से Q2 की ओर पॉइंट हो रहा है. ओके ये वेक्टर हमने ऐसे जो यूनिट वेक्टर दिखाए वो किस तरीके से, मतलब ये जो फॉर्म हमने दिखाई है ये कैसे दिखाई, ये यूनिट वेक्टर क्यों दिखाए ऐसे. देखिए उसी डायग्राम को एक बार दोबारा बनाते हैं जो अभी हमने पढ़ा है. देखिए ये Q1 चार्ज था और ये Q2 चार्ज था. इसका पोजीशन वेक्टर R1 था, इसका पोजीशन वेक्टर R2 था. ओके अब अगर मुझे R12 वेक्टर दिखाना है, R12 वेक्टर क्या है, ए वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2. ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज. ए वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2. देखिए R12 वेक्टर किधर होगा, ऑब्वियसली ये इधर होगा, ये R12 वेक्टर की डायरेक्शन होगी. और मुझे वेक्टर दिखाना है एक ऐसा जो कि Q2 से Q1 की ओर पॉइंट कर रहा हो, तो वो किधर होगा, वो इधर होगा, R21 वेक्टर. ए वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1. तो जो R21 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर. और जो R12 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर. लेकिन ध्यान रखना इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है. R12 वेक्टर
का मैग्नीट्यूड और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आपस में बराबर है। ओके, वो बराबर क्यों है? क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स की लंबाई, लेंथ तो बराबर ही है ना, वो ये है ए लाइन ज्वाइनिंग द लेंथ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ दिस वेक्टर? इट इज द लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू वेक्टर। ये Q1 और Q2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, वही इन दोनों का मैग्नीट्यूड है। ओके, तो हम फिर से बात कर रहे हैं, R12 वेक्टर किधर पॉइंट कर रहा है? Q1 से Q2। ओके, तो हमने देखा कि जो हमारा R12 वेक्टर था वो किधर पॉइंट कर रहा था? Q1 से Q2 की ओर पॉइंट कर रहा था। तो इसलिए इस वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी तो इधर ही पॉइंट करेगा ना। जिधर R12 वेक्टर एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही तो R12 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, मतलब R12 कैप, वो भी तो इधर एक्ट करेगा। इसीलिए हमने R12 कैप को इधर दिखाया। R12 वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर है R12 कैप, उसको हमने इधर दिखाया। अब R21 वेक्टर किधर एक्ट कर रहा है? वो इधर एक्ट कर रहा है, Q2 से Q1 की ओर R21 वेक्टर एक्ट कर रहा है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होगा, मतलब R21 कैप भी इधर ही एक्ट करेगा, वो इसलिए हम देख रहे हैं वो इधर एक्ट कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिधर R12 वेक्टर एक्ट कर रहा है उधर उस R12 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जिस डायरेक्शन में कोई वेक्टर एक्ट करता है उसी डायरेक्शन में उसका जो यूनिट वेक्टर है वो भी इधर एक्ट करता है। R12 वेक्टर क्योंकि इधर एक्ट कर रहा था इसलिए R12 वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है R12 कैप, वो भी इधर एक्ट कर रहा है। R21 वेक्टर क्योंकि इधर एक्ट कर रहा था R21 वेक्टर, तो इसलिए इस वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है वो भी इधर एक्ट कर रहा है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। तो हम ये देख रहे हैं कि जो F12 वेक्टर है और R21 कैप जो ये यूनिट वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। और इसी तरह से F21 वेक्टर और R12 यूनिट वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, तो वेक्टर फॉर्म में जब मैं F12 वेक्टर की वैल्यू लिखूंगा, जस्ट ओके, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए F12 क्या है? F12 क्या है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और F21 क्या है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और R12 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। और R21 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। तो हमने देखा कि जो F12 और R21 है इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। F12 वेक्टर और R21 कैप की डायरेक्शन सेम है। सिमिलरली F21 वेक्टर और R12 कैप की डायरेक्शन सेम है। तो जब मैं वेक्टर फॉर्म में F12 की वैल्यू लिखूंगा तो वो क्या आएगी? देखिए F12 वेक्टर की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में, देखिए अगर मैं स्केलर फॉर्म में इसकी वैल्यू जब लिख रहा था तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ वेक्टर का साइन हटा दूं तो ये स्केलर फॉर्म में F12 फोर्स की वैल्यू बनेगी। वो क्या होगी? वो ये होगी कि इसको हटा दो बस यहाँ से। जब मैं यहाँ से वेक्टर का साइन हटा दूंगा तो इस यूनिट वेक्टर को यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि वी कैन इक्वेट स्केलर विद स्केलर एंड वेक्टर विद वेक्टर। हम स्केलर को स्केलर से इक्वेट कर सकते हैं और वेक्टर को वेक्टर से इक्वेट कर सकते हैं। हम कभी भी स्केलर को वेक्टर से इक्वेट नहीं कर सकते, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो जब मुझे वेक्टर फॉर्म में F12 वेक्टर की वैल्यू लिखनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या वैल्यू होगी? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R21 स्केयर, और यहाँ R21 कैप आया। क्यों आया यहाँ पर R21 कैप? ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ वेक्टर का साइन डाला। अगर मैंने वेक्टर का साइन नहीं डाला होता, स्केलर फॉर्म में F12 लिखा होता, तो यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर हट जाता, क्योंकि इधर स्केलर था तो इधर भी स्केलर आएगा। यहाँ पर अगर मैं वेक्टर का साइन नहीं डालता तो ये यूनिट वेक्टर हट जाता। वैल्यू क्या बनती? F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R21 स्केयर। R21 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। क्योंकि मैंने यहाँ वेक्टर का साइन डाला, यहाँ इसको वेक्टर बना दिया, तो इसलिए इधर भी वेक्टर आएगा और वो वेक्टर क्या होगा? R21 कैप। और मैंने R21 कैप ही क्यों लिखा? क्योंकि अभी हमने देखा है कि
F12 वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो R21 कैप ही है, तो इसलिए मुझे, क्योंकि इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो R21 कैप है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर R21 कैप लिखा। अब इसी तरह से मुझे F21 वेक्टर, F21 क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई Q2 ड्यू टू Q1, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए ये तो नॉर्मल हमने स्केलर फॉर्म में वैल्यू रख दी, फ़र्क क्या डाला इसमें और इसमें क्या फ़र्क था, यहाँ मैंने इसको R21 लिखा जो डिस्टेंस है Q1 Q2 के बीच में, और यहाँ मैंने इसको R12 लिख दिया। हालांकि ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, बट हमने यहाँ सिंबल वही डाला जो कि यहाँ यूनिट वेक्टर के लिए यूज़ किया गया था। यहाँ R21 लिखा तो इसलिए यहाँ भी R21 लिखा, यहाँ R12 लिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ भी R12। तो F21 वेक्टर क्या है, वेक्टर द फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q2 ड्यू टू Q1। अभी हमने देखा F21 वेक्टर इधर है और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो R12 कैप है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए F21 वेक्टर को जब मैं लिखूंगा तो ये स्केलर फॉर्म और साथ में ये R12 कैप लिख दिया मैंने। तो दीज आर स्टेटमेंट्स ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन स्केलर फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली बराबर होंगी, ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं। जितना फोर्स Q1 Q2 के कारण एक्सपीरियंस करेगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 के कारण एक्सपीरियंस करेगा। अब देखिए ये जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने ये जो इक्वेशंस लिखी हैं, इसकी फॉर्म को एक अनदर वे से लिख सकते हैं। कैसे, हमने बहुत सिंपल कुछ नहीं किया, R21 जो वेक्टर है, R21 जो यूनिट वेक्टर है, इसको हमने कैसे लिख दिया, R21 वेक्टर बाई R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R21 वेक्टर बाई R21, ओके। और जो R12 कैप है इसको हमने कैसे लिखा, R12 वेक्टर बाई R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके। बस कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो और इस R12 यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है इसको उठा के आप यहाँ पर इसकी जगह रख दीजिए। जो हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे R21 स्केयर की जगह R21 क्यूब बन जाएगा और ऊपर R21 वेक्टर आ गया। तो F12 वेक्टर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 क्यूब, और यहाँ पर R21 वेक्टर। सिमिलरली F21 वेक्टर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 क्यूब, और साथ में यहाँ R12 वेक्टर, ओके। ये हमारी कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट होगी वेक्टर फॉर्म में। देखिए एक न्यूमेरिकल भी है छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये ऑल इंडिया 2014 में पहले पूछा गया है CBSE के अंदर। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए कूलम्स लॉ की प्रॉब्लम है, 2 इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q कूलम आर सस्पेंडेड बाई 2 insulating strings of equal length. What would be the effect on the force when a plastic sheet is introduced between them? देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए। 2 स्फीयर्स हैं और 2 बॉल्स हैं, दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज है, कितना, Q कूलम। दे आर सस्पेंडेड बाई 2 insulating strings, 2 insulating strings से सस्पेंडेड है, ओके। तो इनके बीच में जो कूलम्स फोर्स लगेगा वो कितना होगा, Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, R मान लीजिए डिस्टेंस है। अब बहुत सिंपल वो पूछ रहा है कि अगर मैं इन बॉल्स के बीच में एक प्लास्टिक शीट डाल दूं, ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन ए प्लास्टिक शीट इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू। इन दोनों बॉल्स के बीच में मैंने एक प्लास्टिक की शीट को डाल दिया, तो अब इनके बीच में लगने वाला जो कूलम्स फोर्स है वो कितना होगा। देखिए हम इसको पढ़ चुके हैं कि जब भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम चार्ज बॉडीज के बीच में डाल दिया जाता है तो जो F डैश है मीडियम, उस मीडियम में, जिस मीडियम में हमने उसको डाला है बॉडीज को, उनके बीच में लगने वाला जो कूलम्स फोर्स है वो 1/k टाइम्स हो जाता है। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक क्या है, प्लास्टिक की शीट, प्लास्टिक है, तो इसलिए F डैश क्या हो गया, 1/k इंटू दिस। पहले फोर्स कितना लग रहा था, ये कूलम्स फोर्स, अब F डैश कितना, कुछ नहीं, बस K से डिवाइड किया है इसी वैल्यू को, तो 1/k इंटू दिस। तो इस तरह से अब मैं इसको और इसको आपस में कंपेयर करूं तो हमारा F डैश जो फोर्स है वो क्या आ जाएगा, F/k। तो F डैश कितना हो गया, 1/k टाइम्स F, ओके। आई थिंक इट इज़ क्लियर, थैंक यू।